चलिए समझते हैं। क्या समझेंगे? क्या समझने की कोशिश करेंगे? इसमें जो हम समझेंगे ना, देखिए, अपने पास क्या है, इसको देख लेते हैं। एक वृत्त के आकार का तार ले लीजिए। कैसा तार? वृत्ताकार तार ले लीजिए, ठीक है। तथा तार के एक बिंदु P पर एक सीधा तार AB इस प्रकार जोड़िए। तार में एक बिंदु होगा P, उस पे तार में एक बिंदु P है, इस पे एक सीधा तार AB, इस प्रकार जोड़िए वह बिंदु P के परित एक समतल में घूम सके। रुकिएगा, चलिए समझते हैं। एक वृत्ताकार तार लेना है। कैसा तार? वृत्त के आकार। कैसा? ये वृत्त के आकार का तार ले लीजिए तथा वृत्ताकार तार के एक बिंदु P पर, इसमें एक बिंदु P होगा, इस पे एक सीधा तार AB इस प्रकार जोड़िए। एक सीधा तार AB, ये सीधा तार AB, ये सीधा तार AB है, ये A है, ये B है। इस सीधा तार AB इस प्रकार जोड़िए कि वह बिंदु P के परित एक समतल में घूम सके। तो P के परित ये क्या करे? ऐसे, ये वृत्त है, वृत्त में एक बिंदु P है, तो उस वृत्त में एक वृत्ताकार तार ले लीजिए। पहले ये वृत्ताकार तार लीजिए तथा वृत्ताकार तार के बिंदु P पर तथा इस बिंदु P पर एक सीधा तार AB जोड़ दीजिए। ये तो वह बिंदु P के परित, तो P के परित ये जो AB है, ये P पे ऐसे घूम सके। इस प्रणाली को एक मेज पर रखिए। इस प्रणाली को क्या करें? एक मेज पर रखिए तथा तार AB को बिंदु P के परित धीमे धीमे घुमाइए। इस प्रणाली को एक मेज पर रखिए। ये जो प्रणाली है इसको मेज पे रख दें तथा AB को, ये जो AB है, बिंदु P के परित इसको धीरे धीरे घुमाइए। इसको, इस AB तार को ऐसे धीरे धीरे क्या करना है? घुमाना है, जिससे सीधे तार की विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त हो सके। ये यहाँ पे है, फिर ऐसे घुमाइए तो यहाँ पे आएगा कुछ देर में। ये जो रेखा है, देखिए, जैसे ये AB रेखा है, फिर ऐसे घुमाइए, फिर इसको ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे घुमा दीजिए। AB को मैं घुमाते जा रहा हूँ तो ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो विभिन्न अवस्थाएं प्राप्त हो सकी। विभिन्न स्थितियों में तार वृत्ताकार तार को बिंदु P पर एक बिंदु Q1 तथा Q2 या Q3 आदि को प्रतिच्छेदित करता है। तो देखिए, मान लेते हैं ये बिंदु Q1 है, Q1, एक सेकेंड,
मान लेते हैं ये बिंदु Q1 है, ये बिंदु Q2 है और ये बिंदु Q3 है। तो ये जो AB जब हम घुमा रहे हैं, जब हम इस तार को घुमा रहे हैं तो वृत्त पे Q1 पे, Q2 पे, Q3 पे प्रतिच्छेद कर देगा। क्या कर देगा? प्रतिच्छेद कर देता है। ठीक है। AB की स्थिति, AB डैश को देखिए, ये AB की स्थिति है। ठीक है। फिर हम इसको हम A डैश B डैश मान लेते हैं। ठीक है। यह दर्शाता है कि वृत्त के एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा का अस्तित्व है। देखिए ये वाली जो रेखा है, ये रेखा ये एक बिंदु पे एक ही जगह पे स्पर्श कर रही है। ये जो रेखा है ये वृत्त के एक बिंदु पे एक ही जगह पे स्पर्श कर रही है कि नहीं? ये रेखा इस वृत्त के एक बिंदु पे एक ही जगह पे स्पर्श कर रही है। तो ये रेखा क्या कहलाएगी? ये रेखा कहलाएगी स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। इस प्रकार आप प्रेक्षण कर सकते हैं कि वृत्त के एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा होती है। देखिए ये स्पर्श नहीं कर रही है, दो जगह पे काट रही है। ये वाली रेखा दो जगह पे काट रही है, ये वाली दो जगह पे काट रही है, लेकिन ये वाली जो रेखा एक ही जगह पे स्पर्श कर रही है, वो एक ही रेखा है। तो एक बिंदु पे स्पर्श करते हुए मतलब टच करते हुए एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। यहाँ लिख लें, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। एक बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा होती है। इस चीज को नोट कर लें, इसको नोट कर लें। एक बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलेंगे? उपयुक्त क्रियाकलाप करते हुए आपने अवश्य परीक्षण किया होगा। जैसे जैसे स्थिति AB से AB डैश की ओर बढ़ती है, ये AB से A डैश B डैश की ओर बढ़ती है, रेखा AB और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु Q1 उभयनिष्ठ बिंदु P की ओर निकट आता है। जैसे जैसे हम इधर से इधर बढ़ाएंगे, देखिए जो Q1 है ये थोड़ा और P के पास आया, ये बिंदु P है। जैसे जैसे क्या हम बोल रहे हैं, जैसे जैसे स्थिति AB से जैसे जैसे हम AB से इधर बढ़ते हैं, इधर आते हैं A डैश B डैश की तरफ। ये देखिए A डैश B डैश की तरफ, AB से ये भी है, इससे A डैश B डैश की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये AB है। AB से जब हम इधर आ रहे हैं तो ये बिंदु जो Q1 है, ये Q1 P के नज़दीक आ रहा है। देखिए Q1 जब जैसे घुमाए इधर आ गया, उसका नाम Q2 दे दिए। तो जैसे जैसे हम इसको घुमा रहे हैं, ये Q1 पास आते आते P के नज़दीक आता जा रहा है। अंततः AB की स्थिति A डैश B डैश में वह फिर लास्ट में क्या होता है? अंततः लास्ट में मतलब अंत में, अंततः क्या हो जाता है? अंततः AB की स्थिति A डैश B डैश में बिंदु P के संपाती। ये जो AB की स्थिति है, ये A डैश B डैश जो है, तो फिर लास्ट में ये P पे क्या हो जाता है? ये जो दो बिंदु हैं अलग अलग, वो एक बिंदु बन जाता है। ठीक है, पुनः ध्यान दीजिए कि क्या होता है जब A डैश B डैश A डबल डैश B डबल डैश P के
दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। उभयनिष्ठ बिंदु आरसी धीरे धीरे बिंदु P की ओर अग्रसर होता है तथा अंत में P के संपाती हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दिशा है जब संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। तो देखिए ये कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की, इसको लिख लें, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है, एक विशिष्ट दशा है। ये जो स्पर्श रेखा है, ये छेदक रेखा, ये देखिए ये दो जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है, ये भी दो जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है। इसकी एक विशिष्ट दशा है जब ये दोनों बिंदु, ये जो दो अलग अलग जगह पे काट रहे हैं, ये बिंदु कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ, ये बिंदु क्या हो गया, संपाती हो गया। ये जो छेदक रेखा के दो बिंदु हैं, ये देखिए ये छेदक रेखा के ये दो अलग अलग बिंदु हैं। इस दोनों बिंदु के गैप को कम करते 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 कम करते करते हम ऐसे बिंदु पे ला दें, ये जो छेदक रेखा है, ये दो जगह पे प्रतिच्छेद कर रही थी, छेदक रेखा है, तो ये गैप कम करते 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 अगर ये बिंदु शून्य हो जाए, ये गैप शून्य हो जाए, फिर ये रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। ठीक है, स्पर्श रेखा क्या होती है? जो स्पर्श रेखा है ये क्या है? छेदक रेखा की एक विशिष्ट दशा है। ये जो छेदक रेखा है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, इसकी एक विशिष्ट दशा है। ठीक है, जब संगत जीवा के दोनों सिरे, ये देखिए ये जीवा है, ये संगत जीवा के दोनों सिरे संपाती हो जाएं। जब संगत जीवा के ये सिरा, ये दोनों सिरे अगर एक जगह पे आ जाएं, एक जगह पे आने को संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब ये दोनों सिरे संपाती हो जाएं, संपाती हो जाएं मतलब एक जगह पे आ जाएं, तो हम क्या बोलेंगे इसको? तो क्या बोलेंगे बताइए? तो फिर इस रेखा को हम स्पर्श रेखा बोल देंगे। क्या बोलेंगे? ये रेखा क्या कहलाएगी? ये रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, इसके दोनों सिरे क्या हो गए? एक बिंदु पे आ गए, एक बिंदु पे आ गए यानी संपाती हो गए, तो फिर ये रेखा स्पर्श रेखा कहलाएगी। आगे देखिए, क्रियाकलाप 2 कह रहा है, क्रियाकलाप 2, दूसरा क्रियाकलाप क्या कह रहा है? एक कागज पर एक वृत्त और वृत्त की छेदक रेखा PQ खींचिए। दूसरा क्रियाकलाप क्या कह रहा है? एक कागज लीजिए, कागज पे एक वृत्त खींचिए और वृत्त की छेदक रेखा PQ खींचिए। ये इसको काटने वाली रेखा ये PQ खींच दीजिए। ठीक है, ये कागज लेना है, कागज पे एक वृत्त लेना है, वृत्त पे एक छेदक रेखा खींचना है जिसका नाम PQ देना है। छेदक रेखा के समांतर दोनों ओर अनेक रेखाएं खींचिए। इसके समांतर बहुत सारी रेखा खींच दीजिए। ये इसके समांतर इधर खींच दीजिए, इसके समांतर इधर खींच दीजिए।
तो एक क्या लीजिए, एक कागज़ लीजिए, एक कागज़, उसमें एक वृत्त खींचिए, वृत्त के समांतर कई सारे क्या करिए, रेखाएं खींच दीजिए। अब आप पाएंगे कुछ चरणों के बाद रेखाओं द्वारा काटी गई जीवा की लंबाई धीरे धीरे कम हो रही है। देखिए ये जीवा है, वृत्त में दो बिंदु पे, वृत्त में दो बिंदु पे, वृत्त के दो बिंदु पे जो रेखा काटती है उसको जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो आप पाएंगे कुछ चरणों के बाद रेखाओं द्वारा काटी गई जीवा की लंबाई, ये जीवा है, वृत्त के दो बिंदु पे जो वृत्त है, वृत्त के दो बिंदुओं को अगर हम अगर हम रेखाखंड से मिला दें, ये वृत्त है, वृत्त के ये दो बिंदु हैं, इसको हम एक रेखाखंड से मिलाए हैं, इसको बोलेंगे जीवा। वृत्त के दो बिंदुओं को एक रेखाखंड से मिला दो, ये वृत्त है, ये वृत्त के दो बिंदु हैं, ये एक रेखा का खंड है, रेखा पूरी बड़ी होगी, उसका एक टुकड़ा। तो वृत्त के दो बिंदुओं को एक रेखाखंड से मिला दें, इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। तो हम जैसे जैसे ये देखिए, पहले हम एक लाइन पी क्यू खींचे, ठीक है, इसके समांतर ये रेखा खींचिए, फिर ये रेखा खींचिए, और इसी के समांतर ये रेखा खींच रहे हैं। तो इसके समांतर हम कई सारे क्या कर रहे हैं, रेखा खींचते जा रहे हैं। तो अगर हम इसके समांतर कई सारे रेखा खींचते जाएंगे, ठीक है, तो ये जो गैप है, ये कम होता जाएगा, ठीक है। ये जो जीवा के दो बिंदुओं के बीच का ये जो गैप है ये कम होता जाएगा, ठीक है। और ये जो दो अलग अलग बिंदु हैं, ये जो दो अलग अलग बिंदु हैं, ये दोनों बिंदु पास आ रहे हैं, ये दोनों बिंदु क्या हो रहे हैं, पास आते जा रहे हैं। और यहाँ पे आते आते ये दोनों बिंदु एक जगह पे आ गए। क्या हो गए? तो जब ये रेखा ये कौन सी रेखा है? छेदक रेखा। छेदक रेखा के समांतर हम कई सारी रेखा खींचते हैं। एक ऐसी स्थिति आती है कि ये दोनों बिंदु जो अलग अलग जगह पे हैं, ये कम होते होते इतना कम हो जाते हैं कि ये रेखा स्पर्श रेखा बन जाती है, ठीक है, ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप कम होते होते शून्य हो जाता है। ये फिर रेखा ये स्पर्श रेखा कहलाने लगती है। फिर यही रेखा, ये रेखा स्पर्श रेखा बन जाती है। फिर इधर देखिए, ये रेखा है, इस दूरी को कम करते जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये रेखा स्पर्श रेखा बन गई। क्या बन गई? स्पर्श रेखा बन गई। तो जब ये जो छेदक रेखा की ये जो गैप है ये कम होते होते अगर ये शून्य हो जा रहा है, ये गैप शून्य हो जा रहा है, तो फिर ये जो छेदक रेखा है ये स्पर्श रेखा बन जाती है। ये दोनों रेखाएं दी गई छेदक रेखा PQ के समांतर दो स्पर्श रेखाएं हैं। इससे आपको यह जानने में सहायता मिलेगी कि एक छेदक रेखा के समांतर वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं होती। हाँ देखिए, ये क्या है, ये PQ क्या है, ये छेदक रेखा है, और इसके समांतर अगर हम कई सारी रेखा खींचें,
ये देखिए पी क्यू कौन सी रेखा है, छेदक रेखा है। इसके समांतर हम बहुत सारी रेखा खींच रहे हैं। ये एक स्पर्श रेखा हुई और ये एक स्पर्श रेखा हुई। छेदक रेखा के समांतर एक और दो ही स्पर्श रेखा हो सकती है। एक छेदक रेखा के समांतर, ये छेदक रेखा है, इसके समांतर एक ये स्पर्श रेखा और एक ये स्पर्श रेखा। इसमें लिख लें, एक छेदक रेखा के समांतर दो ही स्पर्श रेखा हो सकती है। एक छेदक रेखा के समांतर दो ही स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं होती। ये छेदक रेखा है, इसके समांतर दो से ज़्यादा स्पर्श रेखाएं नहीं होती। दो ही समांतर रेखाएं हो सकती हैं, अधिक से अधिक। दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं होती हैं। इस क्रियाकलाप से यह भी निष्कर्ष निकलता है, स्पर्श रेखा छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है। हाँ, इससे ये भी निष्कर्ष निकलता है कि जो स्पर्श रेखा है इस छेदक रेखा की एक विशेष स्थिति है। ठीक है, विशेष स्थिति क्या है? जब उसकी संगत जीवा, ये जीवा है, इसके दोनों सिरे, ये दोनों सिरे संपाती हो जाएं। क्या हो जाएं? इसके दो सिरे हैं, दो सिरे कम होते होते ये एक बिंदु पे आ गए। दोनों सिरों के बीच की दूरी अगर कम होते होते एक बिंदु पे आ जाए तो उसको हम बोलते हैं संपाती हो जाए। तो जो संगत रेखा है, ये कौन सी रेखा? ये संगत जीवा है, इसके दोनों सिरे अगर एक बिंदु पे आ जाएं, इस संगत जीवा के दोनों सिरे एक बिंदु पे आ जाएं, तो ये रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये संगत जीवा के दोनों सिरे एक बिंदु पे आ जाएं तो इस रेखा को स्पर्श रेखा कहेंगे। स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये स्पर्श रेखा है और वृत्त के स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। बिंदु तथा स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। ये जो स्पर्श रेखा है इसको स्पर्श रेखा को वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पर स्पर्श करना कहते हैं। अच्छा, ये स्पर्श रेखा है, ये उभयनिष्ठ बिंदु है, इस पे क्या कर रहा है? स्पर्श रेखा स्पर्श कर रहा है। ये बिंदु क्या कहलाता है? उभयनिष्ठ बिंदु। तो इसको लिख लें, ये कौन सी रेखा है? तो ये रेखा, ये कौन सी रेखा है? ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, ये वृत्त के ये उभयनिष्ठ बिंदु पर ये स्पर्श रेखा, ये वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु पे ये बिंदु उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु पे स्पर्श कर रहा है। अब आप अपने चारों ओर देखिए, क्या आपने एक साइकिल अथवा एक बैलगाड़ी को चलते देखा है?
अपने चारों ओर देखिए। आपने एक साइकिल को चलते और एक बैलगाड़ी को चलते देखा है। इनके पहियों की ओर देखिए। एक साइकिल जब चल रही है उसका पहिया देखिए और बैलगाड़ी का पहिया देखिए। एक पहिए की सभी तिलियां इसके त्रिज्याओं के अनुरूप हैं। चलिए साइकिल का पहिया चलिए। आपने देखा है। ये साइकिल का चक्का है। ये साइकिल और ये बैलगाड़ी, ठीक है। ये साइकिल का चक्का और ये बैलगाड़ी का चक्का आपने देखा है, ठीक है। इनके पहियों की ओर देखिए। एक पहिए की सभी तिलियां इसकी त्रिज्याओं के अनुरूप हैं। यहाँ पे तिल्ली लगी होगी, यहाँ पे तिल्ली लगी होगी। तो इस पहिए की सभी तिल्लियां, ये जितनी भी तिल्लियां हैं, ये क्या है? ये जितनी भी तिल्लियां हैं, ये तिल्ली, ये तिल्ली, ये तिल्ली, ये तिल्ली, ये सब क्या हैं? ये सब त्रिज्याओं का काम कर रही हैं। तो सभी तिल्लियां त्रिज्या का कार्य त्रिज्याओं के अनुरूप है, मतलब त्रिज्याओं के जैसी है। अब पहिए की स्थिति का धरती पर गति करने के सापेक्ष व्याख्या कीजिए। अब पहिए की स्थिति का धरती पर गति करने के सापेक्ष, ये पहिया है, ये धरती है, ये धरती पे गति कर रहा है ये पहिया, इसकी व्याख्या करना है। क्या आपको कहीं स्पर्श रेखा दिखती है? देखिए, ये जब पहिया इस धरती पे चलेगा, ये पहिया जब इस धरती पे चलेगा, इसकी स्थिति का व्याख्या कीजिए। बताइए, क्या आपको कहीं स्पर्श रेखा दिखती है? ये देखिए, धरती की ये वाली रेखा इस पहिया के लिए, ये रेखा क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। नहीं समझे आप? ये पहिया के लिए ये वाली रेखा एक स्पर्श रेखा कहलाएगी। वास्तव में पहिया एक रेखा के अनुदिश गति करता है। ये जो पहिया है ये इस रेखा के अनुदिश गति करता है। जो पहिए को निरूपित करने वाले वृत्त पर स्पर्श करते हैं। वास्तव में क्या है ये? वास्तव में ये जो पहिया है एक रेखा के अनुदिश गति करता है। इस रेखा पे ही चलता है। जो पहिए को निरूपित करने वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा है। देखिए, इस पहिया के लिए ये जो रेखा है ये क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या है? इस पहिया के लिए ये रेखा स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। यह भी देखिए कि सभी स्थितियों में आकृति धरती के स्पर्श बिंदु में जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब दृष्टिगोचर होती है। यह भी देखना है कि सभी स्थितियों में, क्या देखना है? इन सभी स्थितियों में आकृति धरती के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंब दृष्टिगोचर होती है। देखिए,
ये भी देखिए कि सभी स्थितियों में जितनी भी स्थिति हैं, ये स्थिति, हर स्थितियों में आप देखिए आकृति धरती के स्पर्श बिंदु से जाने वाली इन सभी स्थितियों में देखिए ये धरती है, ये धरती के स्पर्श बिंदु से ये पहिया जा रहा है। धरती के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के, ये देखिए ये त्रिज्या है जो धरती को स्पर्श कर रही है, ये स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। ये त्रिज्या जो धरती को स्पर्श कर रही है, धरती है, ये त्रिज्या ये धरती को जो स्पर्श कर रही है इस स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो त्रिज्या इधर भी है लेकिन ये धरती पे नहीं टच कर रही, धरती यानी जमीन जिस पे चक्का चल रहा है। ये त्रिज्या ये जो धरती है, धरती को ये जो स्पर्श कर रही है, ये त्रिज्या जो धरती को स्पर्श कर रही है इस स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। धरती को स्पर्श करने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। एक चीज़ का ध्यान दें, देखिए त्रिज्या ये भी है लेकिन धरती को स्पर्श नहीं कर रही है, ये भी है लेकिन ये वाली त्रिज्या इस धरती को स्पर्श कर रही है, धरती पे रखा है ना चक्का, तो धरती को स्पर्श करने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। लिख लें, धरती को स्पर्श करने वाली त्रिज्या इधर ये जो स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है और ये धरती को स्पर्श करने वाली त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो धरती को स्पर्श करने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो देखिए ये वृत्त है, ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है और ये रेखा ये धरती को स्पर्श करने वाली त्रिज्या है। ये त्रिज्या धरती को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो ये क्या हो जाएगा, तो धरती को स्पर्श करने वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या धरती को स्पर्श कर रही है, ये त्रिज्या धरती के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, देखिए ये त्रिज्या धरती के स्पर्श बिंदु से जा रही है। ये स्पर्श रेखा के, ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। जो स्पर्श रेखा है ये धरती को स्पर्श करने वाली त्रिज्या है, धरती को स्पर्श करने वाली त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा के लंबवत होगी। नहीं समझे, ये त्रिज्या धरती को स्पर्श कर रही है, ये स्पर्श रेखा के लंबवत है। धरती को स्पर्श करने वाली त्रिज्या और त्रिज्या नहीं, त्रिज्या इधर भी है, त्रिज्या इधर भी है, त्रिज्या इधर भी है, लेकिन और त्रिज्या नहीं। जो त्रिज्या धरती को स्पर्श कर रही है, ये त्रिज्या धरती को स्पर्श कर रही है, ये जो त्रिज्या है धरती को स्पर्श कर रही है। तो धरती को स्पर्श करने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा की, ये स्पर्श रेखा है, इसके लंबवत होती है, इसके लंबवत होगी। ठीक है, अब हम स्पर्श रेखा के गुण को सिद्ध करेंगे। ये जो स्पर्श रेखा है ना, इसके गुण क्या होते हैं। अब एक प्रमेय लिख लें, प्रमेय
प्रमेय को हम सिद्ध भी कर सकते हैं। ये प्रमेय लिखिए। प्रमेय 10.1। प्रमेय 10.1 चलिए लिखिए। प्रमेय 10.1। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के लंब होती है। ये प्रमेय है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है, इसको लिख लीजिए। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये देखिए ये वृत्त है, इसके इस बिंदु पे ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के, तो देखिए वृत्त है और वृत्त पे एक बिंदु है, इस पे ये स्पर्श रेखा है। तो वृत्त के किसी भी बिंदु पे ये जो स्पर्श रेखा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली, ये बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है, क्योंकि इस बिंदु पे ये रेखा स्पर्श कर रही मतलब छू रही है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर, ये वृत्त इसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा अगर खींच दें, तो जो इस स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जाएगी, जो इस स्पर्श बिंदु से ये जो त्रिज्या जाएगी, इस स्पर्श रेखा के लंबवत होगी। क्या हमने बोला? वृत्त के किसी भी बिंदु पर हमने एक स्पर्श रेखा खींचा है, वृत्त है, इसके एक बिंदु पे हमने स्पर्श रेखा खींचा है। इस स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। इस स्पर्श बिंदु से ये जाने वाली त्रिज्या है, इस स्पर्श बिंदु से ये जाने वाली त्रिज्या इस स्पर्श रेखा के लंबवत होगी। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। तो ये स्पर्श बिंदु है, इससे जाने वाली इस स्पर्श बिंदु है, क्योंकि इस पे ये क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है। ये कौन? स्पर्श रेखा। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श बिंदु से ये त्रिज्या जा रही है, ये हमेशा ये त्रिज्या नहीं, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जा रही है, स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे स्पर्श कर रहा है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये स्पर्श है, स्पर्श बिंदु से ये त्रिज्या जा रही है, तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। ठीक है, आगे देखें उत्पत्ति। अब इसको हम सिद्ध करते हैं कि कैसे लंबवत होती है। अब हम इसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध कैसे करें बताइए? अब हम इसको क्या करते हैं? सिद्ध कर उत्पत्ति
उपपत्ति, उपपत्ति है। इसको शायद इसको सिद्ध कहते हैं। सिद्ध कैसे सिद्ध होगा? हमें केंद्र ओ वाला एक वृत्त दिया गया है। देखिए, एक वृत्त दिया गया है जिसका केंद्र ओ है, ठीक है। तो हमें केंद्र ओ वाला, ये देखिए, ये वृत्त है, इसका केंद्र ये ओ है। हमें केंद्र ओ वाला एक वृत्त दिया गया है, ये वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, और बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी है। ये बिंदु P है, इस पे एक स्पर्श रेखा जिसका नाम क्या है XY। तो हमें क्या दिया गया है? हमें केंद्र O वाला, ये देखिए, ये वृत्त है जिसका केंद्र O है। तो हमें केंद्र O वाला, हमें एक वृत्त दिया गया है कि नहीं? ये वृत्त है, इसका केंद्र O है, ये वृत्त दिया गया है, और एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा XY दी गई है। ये वृत्त है, वृत्त का ये केंद्र है, केंद्र का नाम O है, उस, ठीक है। हमें केंद्र O वाला एक वृत्त दिया गया, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये बिंदु P है, स्पर्श रेखा XY दी गई है। हमें सिद्ध करना है कि OP XY पे लंब है। हमें ये सिद्ध करना है, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र O है, इस पे ये बिंदु P है, इस पे स्पर्श रेखा कर जा रही है XY। हमें ये सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि OP XY पे लंब है। ये जो केंद्र से मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये जो त्रिज्या है, केंद्र O एक केंद्र है, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला दीजिए, ये त्रिज्या हो गई। तो हमें ये सिद्ध करना है, ये जो OP है, OP यानी ये जो P स्पर्श बिंदु है और ये केंद्र है, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला दो, त्रिज्या बन गई। तो हमें ये सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु पे स्पर्श करने वाली त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु है, इस पे स्पर्श करने वाली त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा के लंबवत है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है OP XY पे लंबवत है। हमें सिद्ध करना है कि OP XY पे लंबवत है, ठीक है। बिंदु Q के बाहर होना चाहिए। आगे देखिए, हमें सिद्ध करना है कि ये जो OP है ये XY के लंबवत है। मतलब ये OP जो त्रिज्या है ये XY के लंबवत है, मतलब 90 अंश पे। यहाँ लिख लें, हमें सिद्ध करना है कि OP जो त्रिज्या है, क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु को टच कर रही है, OP XY के लंबवत है। OP जो त्रिज्या है ये XY स्पर्श रेखा के लंबवत है। तो बिंदु Q वृत्त के बाहर होना चाहिए। क्यों? ध्यान दीजिए, यदि Q वृत्त के अंदर है तो XY वृत्त की एक छेदक रेखा हो जाएगी, और वह वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी। अतः
OQ त्रिज्या OP से बड़ी है क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त गिल के प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। तो OP बिंदु O से XY बिंदु की न्यूनतम दूरी है। ये XY पर एक बिंदु P के अतिरिक्त एक बिंदु Q ले लीजिए। चलिए, क्या हम कह रहे हैं कि XY जो लाइन है इस पे P के अतिरिक्त, ये जो P है इसके अतिरिक्त एक बिंदु Q ले लीजिए। ले लिए ले लिए कि नहीं? ये देखिए, P के अतिरिक्त एक बिंदु हमने Q ले लिया। ठीक है, ये XY है, XY में ये P के अतिरिक्त एक बिंदु हमने Q ले लिया। ठीक है, ठीक है। ये XY एक स्पर्श रेखा है, इस पे P के अतिरिक्त हमने एक बिंदु Q ले लिया और OQ को मिलाइए। केंद्र से इस Q को मिला दीजिए, ये बन गया OQ। मिला दीजिए और ये Q वृत्त के बाहर होना चाहिए, जो वृत्त है इसके बाहर हो। ध्यान दीजिए, यदि Q वृत्त के अंदर है तो XY वृत्त की छेदक रेखा हो जाएगी। अगर ये Q यहाँ होता तो ये जो XY लाइन है यहाँ से जाती, ये छेदक रेखा हो जाती। तो Q को वृत्त के बाहर रखना है, क्योंकि अगर Q यहाँ पे होता वृत्त पर तो ये XY छेदक रेखा हो जाती और वह वृत्त की स्पर्श रेखा नहीं होगी। अतः OQ, ये देखिए जो OQ है, OQ जो है OQ त्रिज्या OP से बड़ी है। ये देखिए, ये त्रिज्या OP है और ये उससे ज़्यादा है। ये देखिए, इतनी त्रिज्या है, उससे इतनी ज़्यादा है। तो OQ जो है, OQ त्रिज्या OP से बड़ी है। ये जो OQ है इस त्रिज्या से बड़ी ही तो है। ये त्रिज्या है, इससे इतना ज़्यादा है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात OQ ग्रेटर देन OP, क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त बिंदु के लिए सत्य है। OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं से, देखिए ये अगर हम कोई और बिंदु लेते हैं स्पर्श रेखा पे, देखिए स्पर्श रेखा पे एक बिंदु P है, स्पर्श रेखा पे एक बिंदु Q भी है। तो हम स्पर्श रेखा पे ये बिंदु ले रहे हैं और ये बिंदु ले रहे हैं। तो जब हम स्पर्श रेखा पे ये बिंदु ले रहे हैं P, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पे जब हम P बिंदु ले रहे हैं, ये स्पर्श रेखा, इस पे हम P बिंदु ले रहे हैं, तो ये दूरी केंद्र से ये दूरी त्रिज्या के बराबर आ रही है। लेकिन इसी स्पर्श रेखा पे अगर हम एक और बिंदु ले लें Q, तो वो उसकी केंद्र से जो दूरी है वो त्रिज्या से ज़्यादा है। अगर हम इसी स्पर्श रेखा पे एक बिंदु और ले लें, इसके अलावा अगर हम स्पर्श रेखा पे ये बिंदु लेते हैं, स्पर्श बिंदु, अगर हम स्पर्श रेखा पे
अगर हम स्पर्श रेखा पे ये बिंदु लेते हैं स्पर्श बिंदु, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु की दूरी त्रिज्या के बराबर है। लेकिन अगर इसी स्पर्श रेखा पे एक और बिंदु ले लेते हैं, उसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से ज़्यादा है, और जब त्रिज्या से ज़्यादा है, ये सबसे कम दूरी है केंद्र से, बाकी जो दूरी होंगी इससे ज़्यादा होंगी, ये त्रिज्या के बराबर है, बाकी दूरी इतनी त्रिज्या होगी उससे ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा हो गई। तो बाकी दूरी जो है केंद्र से स्पर्श रेखा पे अगर हम कोई और बिंदु ले लेते हैं, अगर इस स्पर्श रेखा पे हम कोई और बिंदु लेते हैं केंद्र, तो उसकी दूरी केंद्र से ज़्यादा होगी। और अगर हम स्पर्श रेखा पे एक बिंदु लेते हैं केंद्र से, उसकी दूरी त्रिज्या के बराबर होगी। बाकी जो दूरी है स्पर्श रेखा पे, बाकी कोई बिंदु लें स्पर्श रेखा पे, उसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से ज़्यादा आ रही है। और इस स्पर्श रेखा पे अगर हम स्पर्श बिंदु पे देखें, उसकी दूरी केंद्र से त्रिज्या के बराबर है, यानी वो सबसे कम दूरी है। नहीं समझे आप? ये स्पर्श रेखा पे जो स्पर्श बिंदु है उसकी केंद्र से दूरी बाकी बिंदु की तुलना में कम है। अगर हम स्पर्श रेखा पे और बिंदु लेते हैं, तो उसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या से ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर हम स्पर्श रेखा पे स्पर्श बिंदु पे केंद्र से दूरी देखें, वो त्रिज्या के बराबर है, और वो दूरी सबसे कम है। तो दूरी सबसे कम है, और कम दूरी हमेशा लंबवत होती है। नहीं समझे आप? जो न्यूनतम दूरी होती है ना, वो हमेशा लंबवत होगी, लंबवत दूरी ही हमेशा कम होती है। जैसे देखिए, ये बिंदु है, तो एक ये बिंदु से इस लाइन पे ये दूरी है, इस बिंदु से इस लाइन पे ये दूरी है। देखिए, इस बिंदु से ये लाइन है, इसको मान लीजिए स्पर्श रेखा, इस लाइन पे ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है। ये सबसे कम दूरी है, तो यही तो लंबवत है। तो जो सबसे कम दूरी होती है वही लंबवत होती है। तो स्पर्श बिंदु पे जो स्पर्श रेखा है, उसकी केंद्र से जो दूरी है वो सबसे कम है। स्पर्श बिंदु पे जो स्पर्श रेखा है, उसकी केंद्र से दूरी सबसे कम है। बाकी कोई भी दूरी हम स्पर्श रेखा पे लें, वो किसकी केंद्र से दूरी ज़्यादा है, और सबसे कम दूरी हमेशा लंबवत होती है। न्यूनतम दूरी, जैसे एक बिंदु है और ये लाइन है, जैसे एक बिंदु है और ये लाइन है, एक बिंदु से एक लाइन पे जो दूरी खींचेंगे तो कई सारी हो सकती है दूरी। बिंदु से इस लाइन पे दूरी ये भी हो सकती है, बिंदु से लाइन पे दूरी ये भी हो सकती है, बिंदु से इस लाइन पे दूरी ये भी हो सकती है, लेकिन ये सबसे कम दूरी है। सबसे कम दूरी ये इस लाइन पे लंबवत होगी। टिप्पणी, इसलिए सिद्ध हो गया कि OQ जो है OP से बड़ा है, इसलिए तो हम यहाँ लिखेंगे OP बिंदु O से XY के अन्य बिंदुओं की न्यूनतम दूरी पर है, इसलिए OP XY पर लंब है। OP जो है स्पर्श रेखा पे न्यूनतम दूरी पे है, इसलिए OP XY पे लंब है। अब टिप्पणी करते हैं, टिप्पणी। हम क्या करते हैं? टिप्पणी, टिप्पणी करिए। चलिए, क्या टिप्पणी करेंगे? उपर्युक्त प्रमेय से हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त को किसी बिंदु पर एक और एक केवल स्पर्श रेखा होती है। हाँ, पहला टिप्पणी क्या है? उपर्युक्त प्रमेय से
हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो प्रमेय हमने पढ़ा उससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर एक और केवल एक कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा होती है। ये वृत्त है, वृत्त पे एक बिंदु है, इस पे एक ही स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, आगे देखें। आगे देखिए, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को, ये स्पर्श बिंदु है, इससे जो त्रिज्या जा रही है स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु है, इससे जो त्रिज्या जा रही है इसको समाहित करने वाली ये जो रेखा है वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को, ये देखिए स्पर्श बिंदु से ये त्रिज्या है, इसको समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। फिर से समझ लें, यहाँ पे देखें, ये स्पर्श बिंदु है, इससे त्रिज्या जा रही है। स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से ये त्रिज्या है, त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा, ये स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु से ये त्रिज्या है, इसको समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर, वृत्त के ये उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। तो वृत्त पे एक बिंदु है, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा, ये स्पर्श बिंदु है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा को स्पर्श कर रही है, क्योंकि इस बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है, ये स्पर्श बिंदु है ना। स्पर्श बिंदु क्यों है? क्योंकि स्पर्श रेखा इस पे स्पर्श कर रही है, और स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाती है, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा, ये स्पर्श बिंदु है, इससे त्रिज्या को समाहित कर रही है रेखा, वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं। वृत्त के इस बिंदु पे ये क्या है? अभिलंब है। यहाँ लिख लें दूसरा बिंदु, स्पर्श बिंदु से त्रिज्या को समाहित करने वाली रेखा को वृत्त के उस बिंदु पर अभिलंब भी कहते हैं।
स्पर्श बिंदु से, ये स्पर्श बिंदु है, इससे जो त्रिज्या को समाहित करने वाली, ये त्रिज्या है, इसको समाहित करने वाली जो रेखा है वृत्त के उस बिंदु पर, वृत्त के इस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। प्रश्नावली 1 कर लेते हैं। प्रश्नावली 10.1, प्रश्नावली 10.1, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? ये वृत्त है, इससे कितनी स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं? 1, 2, इस बिंदु पे ये तीसरी, इस बिंदु पे ये चौथी, इस पे अनेक बिंदु हैं। ये वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। अगर वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है तो हर एक बिंदु पे एक स्पर्श रेखा खींच सकती है। इस बिंदु पे स्पर्श रेखा, इस बिंदु पे भी स्पर्श रेखा। तो कोई भी वृत्त अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये वृत्त है, ये अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। ये वृत्त है ना, इसमें ये भी बिंदु है, 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 ये भी। वृत्त में अनंत बिंदु है, अनंत बिंदु से अनंत स्पर्श रेखाएं जा सकती हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ रिक्त स्थान दिए, उसको पूर्ति करना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए करिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पे ही ना। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श नहीं है, ये वृत्त के एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगी ना। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की ये जो स्पर्श रेखा है, किसी वृत्त की ये जो स्पर्श रेखा है एक ही बिंदु को प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, लिख लें। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, दूसरा प्रश्न, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, ये देखिए वृत्त है, इस पे दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसको क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, ये फिल कर लीजिए। एक वृत्त की आगे देखें तीसरा, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त के समांतर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये वृत्त है, वृत्त है कि नहीं? ये वृत्त में ये दो बिंदु हैं, तो ये रेखा और ये रेखा दो समांतर रेखा हो सकती है ना। एक वृत्त में, एक बिंदु पे, एक वृत्त में कितनी समांतर रेखाएं संभव हैं? दो समांतर, कितनी समांतर? देखिए, एक वृत्त में समांतर रेखाएं तो बहुत हो सकती है, एक वृत्त में समांतर रेखाएं बहुत हो सकती है, लेकिन समांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है? ये तो प्रतिच्छेदी रेखा थी ना, प्रतिच्छेद कर रही थी, लेकिन समांतर जो स्पर्श रेखा है वो दो ही होगी। देखिए, वृत्त के
वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये स्पर्श रेखाएं दोनों ही समांतर, इसके अलावा कोई इसी के समांतर और कोई स्पर्श रेखा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो लिखेंगे एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, हाँ, अगला चौथा बिंदु वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं?